The making of a Prime Minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेंगे। अगर इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आजाद हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम। क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 17 जुलाई 2006 को मुंबई में दिया। अपने भाषण में मोदी जी ने कहा कि आतंकवाद युद्ध से भी भयानक है और आतंकवाद से हमने बहुत से जवान खोए हैं और ये हम भूल नहीं सकते, क्योंकि जो समाज इतिहास को भुला देता है वो समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता। जो समाज अपने जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं भूल जाता है, उसको भुला देने की कोशिश होती है, जो इतिहास को अनदेखा कर देता है, वो समाज कभी अपना भविष्य नहीं बना सकता है। हर युग में जन जीवन के अंदर भीतर आग होनी चाहिए। मन में एक हुंकार उठनी चाहिए। ये मानवता की लड़ाई है। आतंकवाद मानवता का दुश्मन है और अगर हम इस समय मानवता की इस लड़ाई में मानवता के साथ अगर खड़े न रहे तो हमें मानव कहने का अधिकार नहीं। जिन बंधु भगिनी ने अपने प्राण न्योछावर किए हैं, उसके खून का रंग देखने के लिए मैं नहीं आया हूं। वे सभी मेरे भाई हैं। उसकी भाषा कौन सी है, उसका प्रदेश कौन सा है, उसका परिवेश क्या है, उसकी उपासना क्या है, मेरे लिए उसका कोई मायना नहीं है। मरने वाला हर भाई मेरा हिंदुस्तानी भाई है। मैं आदरपूर्वक इन मृतात्माओं को श्रद्धांजलि देता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हमें वो शक्ति दें, 100 करोड़ देशवासियों को वो शक्ति दें कि इन मृतात्माओं को वो भूल न जाए। एक घटना के कबाट में अंदर, एक घटना के गलियारे के अंदर कहीं एक गुमसुम न हो जाए। ईश्वर हमें ये शक्ति दे। मित्र, आतंकवाद, उसके रूप को समझना पड़ेगा। मैं कभी कभी सोचता हूं कि दुनिया के देश बड़ा सीना तान करके कह रहे थे कि हमने यूनो नाम की एक संस्था का निर्माण किया है जो विश्व को युद्ध से बचाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मानव जात को युद्ध से बचाने की अहम भूमिका यूएन के द्वारा निभाई जाएगी। मैं यूएन के मित्रों से पूछना चाहता हूं, आप सीना तान करके कह भी सकते हैं कि आपने युद्धों को रोकने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई होगी। हो सकता है युद्ध शब्द के आसपास चलने वाली गतिविधियों को आपने एक इंटरनेशनल प्रेशर पैदा किया होगा
लेकिन ये मत भूल जाइए, युद्धों ने अपना आउटलेट खोज लिया है। युद्धखोर मानसिकता ने अपना रास्ता ढूंढ लिया है और उसी का नतीजा है कि युद्ध आतंकवाद के रूप में एक प्रॉक्सी वॉर के रूप में लड़ा जा रहा है। मित्रों, युद्ध के अंदर कुछ सीमाएं थी, मर्यादाएं थी। युद्ध दो देशों की सेनाएं लड़ती थी, वो सेनाएं मरने के लिए तैयार होती थी। देश की रक्षा के लिए जीवन देना उनको प्रशिक्षित किया जाता था। वे भी अपना घर छोड़ करके सेना में जाते थे, युद्ध के मैदान में उतरने की तैयारी के लेकर के जाते थे। वो सिर्फ रोजी रोटी के लिए नहीं जाते थे, देश के लिए खपा होने के लिए जाते थे, खप जाने के लिए जाते थे। कुछ नियम हुआ करते थे, युद्ध की सीमाओं पर हुआ करते थे, आमने सामने सेनाएं लड़ती थी और उस युद्ध को रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय विस्ती की व्यवस्था होती थी। मित्रों, आतंकवाद युद्ध से भी भयानक है। आतंकवादी, उसको कोई नियम नहीं, कोई मर्यादाएं नहीं सामने कोई सज्ज व्यक्ति होता है उसकी लड़ाई के लिए। किसको मारना है, आतंकवादी तय करता है। कहां मारना है, आतंकवादी तय करता है। कब मारना है, आतंकवादी तय करता है। कैसे मारना है, आतंकवादी तय करता है। और कितने लोग मारे गए मित्रों। हिंदुस्तान के अंदर जो युद्ध हुए हैं, उन युद्धों में हमने अपने जितने जवान नहीं खोए, उससे ज्यादा जवान हमने इस प्रॉक्सी वॉर में खोए हैं, आतंकवाद के कारण। हर दिन मित्रों, हर दिन हिंदुस्तान के किसी न किसी कोने से 22, 25, 30 साल के हमारे नौजवान जो सीमा पर रक्षा के लिए गए थे, किसी बुज़दिल आतंकवादी के शिकार होकर के उसका डेड बॉडी घर आता है। मित्रों, कभी कल्पना की है क्या गुनाह है उन मां बाप का जिन्होंने अपने लाडले को देश की सीमा के लिए, सुरक्षा के लिए भेजा था और उसको मौत के घाट उतार दिया जाए? यह सुरक्षा बलों का यह गुनाह है। लेकिन देश का नेतृत्व संवेदनाहीन हो चुका है भाइयों। मैं मनमोहन सिंह जी को पूछना चाहता हूं, मित्र, ये देश सरदार को याद करता है। सरदार सरदार में भी फर्क होता है दोस्तों। एक सरदार पटेल थे मित्रों, जिन्होंने सारी हरकतों के खिलाफ दम दिखाकर देश की एकता का जो सपना उन्होंने सजोया था उसको पूरा करके दिखाया था। और आज देश को दूसरे सरदार मिले हैं जो बंबई में घोषणा करते हैं कि आतंकवाद की हरकतों के पीछे पड़ोसी देश हैं। अब ऐसी स्थिति में वार्ता नहीं हो सकती है, घोषणा करते हैं मुंबई में, और यहां जाते ही जाते नशा उतर जाता है। दिल्ली में जाकर के बोलते हैं कि ऐसी छोटी मोटी घटनाएं वार्ता के बीच बचाव कभी नहीं आएगी, हम शांति के रास्ते खोज रहे हैं। और 2 दिन के बाद रशिया जा रहे हैं, घोषणा करके जाते हैं कि मैं G8 में जाकर के आतंकवाद के खिलाफ विश्व के राष्ट्रों के समक्ष भारत की इस मानवता की बात रखूंगा। मैं भी इंतजार करता था कि सरदार मनमोहन सिंह जी 100 करोड़ देशवासियों की आवाज को बुलंद करेंगे, लेकिन वहां पर धरती पर रशिया में उतरते ही पहला बयान दिया कि हम पोटा को फिर से नहीं लाएंगे।
इस गंभीर समस्याओं के लिए गंभीर है क्या? और जो उन्होंने तर्क दिया, मैं हैरान हूं दोस्तों। उन्होंने तर्क दिया कि पोटा होने के बावजूद भी अक्षरधाम हुआ था। सरदार मनमोहन सिंह जी, इस देश के प्रधानमंत्री पद की इज्जत मैं करता हूं, इसलिए बहुत मर्यादा में अपनी बात बताऊंगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी, आपको पता होना चाहिए, पोटा होने के बावजूद भी अक्षरधाम हुआ, लेकिन पोटा होने के कारण ही अक्षरधाम के लोगों को फांसी का फंदा मिला। ये बंबई के अंदर 14 साल हो गए बम केस चल रहे हैं, 14 साल, एक भी गुनहगार को खरोच तक नहीं आई है। एक भी गुनहगार को खरोच तक नहीं आई है। और गुजरात की धरती पर यह संभव हुआ क्योंकि पोटा का कानून हमने इस्तेमाल करने का हमें अवसर मिला। प्रधानमंत्री जी, आप व्यक्तिगत रूप से मैं आपका आदर करता हूं। मेरा व्यक्तिगत आप पर कोई आरोप नहीं है, लेकिन मैं आपको बहुत पढ़े लिखे, डॉक्टरेट, वर्ल्ड बैंक का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति के रूप में देखा। आपने ये तर्क दिया कि पोटा होते हुए अक्षरधाम हो सकता है, तो फिर कल लल्लू जी आपको कहेंगे, लालू जी आपको बताएंगे कि साहब, बिना टिकट जाने का गुनाह बनता है, ये कानून है। उसके बावजूद भी लोग बिना टिकट जाते हैं, तो ऐसा करो कानून हटाया जाए। बिना टिकट जाना गुनाह है, कानून है, लेकिन फिर भी बिना टिकट लोग जाते हैं। लल्लू जी आकर के कहेंगे कि भाई कानून कल काम का नहीं है, कानून हटाओ। क्या ये तर्क देंगे आप? मित्रों, पोटा का कानून आतंकवादियों पर क्या प्रभाव पैदा करता है उसका विवाद हो सकता है, लेकिन पोटा का कानून हिंदुस्तान के सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ाता है। मित्रों, एक जमाना था जब पुलिस के पास 25 किलो की 303 राइफल हुआ करती थी। 303 राइफल हुआ करती थी, वो बेचारा दौड़ भी नहीं पाता था। जब देश में आतंकवाद की हरकतें बढ़ने लगी, करीब करीब सभी प्रदेशों के अंदर AK-47 पुलिस वालों को देना शुरू कर दिया। मैं प्रधानमंत्री जी को पूछना चाहता हूं कि आतंकवाद के संकट के चलते पुलिस के हाथ में 303 राइफल से AK-47 तो दे सकते हो, लेकिन उसकी कलम में ताकत नहीं दे सकते हो। क्या तर्क है आपका? मैं समझना चाहता हूं, क्या तर्क है आपका? और मैं चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, आपको अगर निर्णय करना है, हम भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं इसलिए मत करो, एक काम करो। इस देश के सुरक्षा बल के जवान, जिन्होंने इस भारत मां की सेवा करते करते, जिन्होंने निर्दोष नागरिकों की सेवा करते करते अपने जान गंवाए हैं, उन शहीद परिवारों से सिर्फ वोटिंग करवा लीजिए और उनको पूछ लीजिए कि पोटा का कानून रहना चाहिए कि जाना चाहिए। अगर वो कह देते हैं तो फिर आपकी मर्जी, आप चला लीजिए। The making of a prime minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेंगे। अगर इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आसान हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी